तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आज किसी देश में कुछ हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो विश्व के दूसरे देशों में भी पड़ेगा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम अभी हाल में हुई अमेरिका की घटना से ले सकते हैं, जहाँ पे एक जो काला आदमी था अश्वेत, वो मारा गया एक पुलिस के द्वारा। वो भी अनविलिंगली, मतलब अनजाने में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका विरोध करने के लिए अमेरिका में रहने वाले लोगों ने और साथ ही साथ दूसरे कंट्री के लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो उनका कहना है कि आज के इस समय में जो रंग भेद की नीति है वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ, ये केवल हुआ हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो अगर ग्लोबलाइजेशन को हमें डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जहाँ पे ये दूसरे कंट्रीज के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि जो ये इंटरकनेक्शन है उसको बढ़ाने में किसने सबसे ज़्यादा महत्व, मतलब योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो हम इन 3 चीज़ों को सबसे पहले रखेंगे। पहला तो है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है हमारा लिबरलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट आपको पता है एयर, वाटर और लैंड रूट हैं, जहाँ पे पहले जो बेसिक, अगर हम प्रिमिटिव एरिया की बात करें तो आपको पता है गाय, भैंस, घोड़े, गाड़ी यूज किए जाते थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ट्रेन आए, हवाई जहाज़ बने, पानी के जहाज़ बने, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई कि आज जो ये ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इसी वजह से एक आम इंसान भी जो है फ़्लाइट की यात्रा कर पाता है। दूसरी बात करें हम टेक्नोलॉजी की, स्पेशली आईटी की, तो हम देखते हैं कि हमारा जो डेली का जीवन है, यानी हमारी जो डेली रूटीन है, उसमें जो आईटी है या टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कपड़े धोने की बात हो, बर्तन धोने की बात हो, या यहाँ तक कि हमें काम करने वाली भी बात हो, तो जो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या करता है, ये जो बैरियर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में किसी दूसरी कंट्री में, उन बैरियर्स को हटाने का काम करते हैं। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। ध्यान देंगे तो अब हम देखेंगे लिबरलाइजेशन। जैसा कि आपको पता है, लिबरलाइजेशन मेनली उन बैरियर्स को रिमूव करता है जो किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने से रोकते हैं। तो अगर डिफाइन करने की बात हो तो आप क्या कहेंगे, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंडिया है उसने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट होते हैं जिसको रोकने के लिए उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी कंडीशन होती है जहाँ पे क्या कहते हैं, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिबरलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया और इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ को अपने यहाँ बिजनेस करने से रोक रखा था। इसके पीछे रीज़न ये था मेनली क्योंकि जब उसे आज़ादी मिली थी आफ्टर 1947, तो उसने क्या किया, उसने ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगा रखे थे। पहला रीज़न तो ये था, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, वो बड़ी कंपनियों से सामना नहीं कर सकते थे, उनके साथ compete नहीं कर सकते थे। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने, ये ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। दूसरा क्या था सबसे बड़ा रीज़न, ब्रिटिशर्स। जैसा कि आपको पता है, जो ब्रिटिशर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे इंडिया में आए थे बिजनेस करने, लेकिन उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे ऊपर ही कब्जा करके हमें ही गुलाम बना लिया और उनसे आज़ाद होने के लिए हमारे देश को कई सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। लेकिन फाइनली 1991 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सारे दरवाजे बाकी कंट्रीज़ के लिए खोल दिए कि वो अपना बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और उससे भी बड़ी बात, जो इंडिया है एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे जो स्कोप है बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा हुआ, साथ ही साथ इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों को फ़ायदा हुआ। तो उसी समय WTO जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील्स करती है किसके साथ, रूल्स ऑफ फॉरेन
फॉरेन ट्रेड बिटवीन नेशंस। WTO का काम है ये देखना कि जो फॉरेन ट्रेड्स हो रहा है वो रूल और रेगुलेशन के साथ हो रहा है या नहीं। और WTO में तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज़ हैं, तो आप समझ सकते हो WTO कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो WTO चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, उन सब के लिए रूल्स बनाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो WTO को नहीं करनी चाहिए। WTO क्या करता है, जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको तो रूल फॉलो करने के लिए नहीं फोर्स करता, लेकिन अमेरिका जैसी बड़े देशों को ये कोई भी रूल फॉलो करने को नहीं कहता है। तो इसी तरह कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे WTO संदेह के घेरे में आता है। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे इंडिया और बाकी कंट्रीज़ मिलकर उसको प्रोटेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कुछ और बातें जो कि MNC से रिलेटेड हैं। तो अब हम बात करेंगे बैड इफ़ेक्ट की। जो ग्लोबलाइजेशन है उससे क्या नुकसान हुआ। तो पहले अगर हम बात करें छोटी कंपनियों की तो और छोटे बिजनेस की, तो वो पूरी तरह से टूट गई इन MNCs के आगे, क्योंकि जब हमें ब्रांडेड चीज़ों की आदत हो जाती है तो हम फुटपाथ पे पड़ी चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है टॉय फैक्ट्रीज़ की। जब चाइनीज़ टॉयज़ हमारे मार्केट में आ गए तो लोगों ने इंडियन टॉयज़ को लेना बिल्कुल बंद कर दिया और एक समय ऐसा आ गया कि अब कोई भी टॉय फैक्ट्री इंडिया में नहीं है। दूसरी बात करें तो जो लॉज बने थे वो MNCs के लिए फ्लेक्सिबल थे, यानी फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि जो MNCs है वो अपने हिसाब से एम्प्लॉयों के लिए नियम कानून में रद्दोबदल कर सकती थी। तीसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कुड नॉट ग्रो, यानी वही वाली बात है, जब हमें विदेशी चीज़ अच्छी लगे तो हमें देसी चीज़ लेना पसंद क्यों करें। तो जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि हम फॉरेन कल्चर, फॉरेन ड्रेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम फॉरेन यानी ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करने लगे। अब घर के खाने से अपेक्षा हम मैकडी के बर्गर खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह दिवाली आती है तो हम मिट्टी के दिए न जला के चाइनीज़ झालर को लगाना पसंद करते हैं। तो इसका नुकसान हमारे जो इंडियन क्या कहते हैं कारोबारी थे या छोटे किसान थे या ऐसे बहुत सारे लोग जो छोटे बिजनेस करते थे उनको उठाना पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार का इसमें रोल बहुत अहम होता है। तो सरकार ने इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जो कि MNCs के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। तो अगर सेज की बात करें तो सेज को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट with a view to promote free trade and yield higher economic profit और growth। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और इसके लिए जो सरकार है उसने इन लोगों को कुछ खास सुविधाएं दे रखी हैं। सबसे पहले सुविधा की बात करें तो जो इनको फैसिलिटीज़ मिली हैं वो वर्ल्ड क्लास की हैं। मतलब इन सेंटर्स में जहाँ पे भी MNCs ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत अपना प्रोडक्टिव यूनिट लगाया है, इनको 24 घंटे पानी, बिजली, स्टोरेज कैपेसिटी और जो रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत उन्नत मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। दूसरी बात, इनसे 5 सालों तक के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। तीसरी बात, फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, और सरकार ने जो लॉज बनाए थे उनको फ्लेक्सिबल कर दिया जिससे कि लेबर्स को ज़्यादा दिक्कत न उठानी पड़े। तो अभी तक आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के बैड इफेक्ट क्या है, गुड इफेक्ट क्या है। अब हम ये देखेंगे जो कि इस चैप्टर का कंक्लूजन भी है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे सबके लिए फेयर बनाया जा सकता है। तो हियर आर सम पॉइंट्स वी विल लुक ओवर देयर। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, वो हमारी सरकार का है, हमारी गवर्नमेंट का है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट, ठीक है, मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। जैसा कि आपको बताया गया था, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बड़े बड़े MNCs के लिए थे, तो वो अपने हिसाब से लॉज को
टर्न कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को ये देखना है कि केवल रिच और पावरफुल को ही सारी सुविधाएं न मिले, जब बल्कि उन छोटे बिजनेसमैन या उन छोटे ट्रेडर्स को भी वो बेनिफिट्स मिले जो बड़े बड़े एमएनसीज को मिलती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। आपको पहले भी बताया था कि जो सेज है उसमें एमएनसीज को ज़्यादा क्या कहते हैं सुविधाएं मिली थी, उनको सुविधा थी कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने लॉज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सरकार ये देखे कि वो जो भी लॉ या जो भी नियम अपने वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं वो उनके लिए बेटर हैं या नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये देख सकती है कि जो ये छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इनको वो तब तक हेल्प करे जब तक वो इस लायक नहीं हो जाते हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से compete कर सकें, क्योंकि जब ये इस लायक हो जाएंगे तो वो बड़ी कंपनियों को आसानी से compete कर पाएंगे। लास्ट की बात करें तो कह रहा है कि द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट ने ही हटाए थे, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनके देश के स्मॉल ट्रेडर्स को उन ट्रेड बैरियर्स को लगाना बहुत ज़रूरी है तो बड़ी बड़ी एमएनसीज पे वो कुछ ट्रेड फेयर्स लगा के अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा इट कैन निगोशिएट एट द WTO फॉर फेयरर रूल्स। तो जैसा कि आपको बताया गया था, जो WTO है वो छोटे छोटे कंट्रीज़ को तो कुछ नियम फॉलो करने के लिए कहती है, लेकिन यूएसए और बड़ी बड़ी देशों को वो नहीं कहती है किसी भी नियम को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो दूसरे स्मॉल कंट्रीज़ के साथ मिलके निगोशिएट कर सकती है WTO को कि जो रूल हैं वो सबके लिए इक्वल हो, ना कि अलग अलग हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।